नमस्कार। आप सभी का चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, हम सब बात कर रहे थे विज्ञान के कक्षा 10 विज्ञान के अंशाल पेपर 2023 की, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में 2023 के 3 सेट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चौथे सेट, जिसका कोड है 824 EM, इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इनके बहुविकल्पीय प्रश्नों को। बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में जो उपखंड का दिया गया है, ये हमारा भौतिकी से शुरू होता है। तो यहीं से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है तो वह बिंदु लेंस का होगा। आप देख रहे हैं कि चाहे हम यहां पर बना लें एक उत्तल लेंस, देखेंगे ये हमारा एक उत्तल लेंस होता है, ये मुख्य अक्ष हो गया, और चाहे हम बना ले यहां से अवतल लेंस होगा, तो ये इसका मुख्य अक्ष होगा। यहां पर इसका बिंदु प्रकाशिक केंद्र होता है। तो कह रहा है कि के भीतर स्थित किस बिंदु से बिना विचलन के गुजर जाता है, वह बिंदु होगा। पहला दिया गया फोकस, दूसरा है वक्रता केंद्र, तीसरा दिया गया प्रकाशिक केंद्र, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर कोई प्रकाश किरण इस प्रकाशिक केंद्र से होकर के आती है तो न बिना विचलन के ही सीधे यहां से गुजर जाती है। तो ये हमारा विकल्प होगा सी सही। पहले का सी विकल्प सही होगा, प्रकाशिक केंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा। चलिए यहां पर एक अवतल दर्पण हम बना ही लेते हैं। ये है हमारा अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ये होगी फोकस, और ये हो जाएगी इसका वक्रता केंद्र सी। कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। चलिए यहां से हम दिखा देते हैं कि ऐसे ये आपतित हो रही है। तो कह रहा है कि परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाती है तो ये उसी मार्ग से वापस लौट आती है, अर्थात जो वक्रता केंद्र होगा वो 0 होगा। तो हमारा इसका भी विकल्प सी सही है, 0 अंश, ये हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से, पहला है 50 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होनी चाहिए, और तीसरा है 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बीच होनी चाहिए, चौथा कह रहा है 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। तो आप लोग पढ़े हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, और स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो है अनंत, अर्थात जो दृष्टि परास होता है वो क्या है, 25 से अनंत तक, अर्थात 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। इसके विकल्प बी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर कर दिया जाए, रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा हो जाएगी। देखिए यहां से V बराबर I इंटू R, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि I बराबर क्या हो जाएगा, तो V अपान R हो जाएगा। ये कह रहा है कि प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए, प्रतिरोध को यानी R बराबर 3R कर दिया जाए यदि, तो क्या होगा, तो देखिए यहां पर ये हमारा नियत रहेगा, कह रहा है V को नियत रखा जाए, तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा V अपान 3R हो जाएगा, R की जगह पर 3R। तो आप देख रहे हो कि I बराबर यहां से V अपान R यहां पर मिला था, तो ये हो जाएगा 1/3 I, यानी कि धारा का मान कितना हो जाएगा, 1/3 गुना हो जाएगा, 1/3 गुना हो जाएगा। तो यहां पर लिखा है कि परिपथ में धारा हो जाएगी 1/3, यानी हमारा विकल्प डी सही होगा, 1/3, अर्थात 1/3, ये सही होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ये, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। हम 5 को यहां पर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि मकान में V बराबर 200 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। फिर मकान में 100 ओम और 200 ओम के दो विद्युत बल्ब, यहां पर एक R1 दे दिया गया है 100 वोल्ट, 100 ओम, और R2 बराबर दे दिया गया है 200 ओम के दो विद्युत बल्ब हैं लगे हुए हैं, और प्रतिदिन जो टू दिया गया है 1 घंटा प्रयोग किया जाता है, तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी कितनी, विद्युत ऊर्जा पर डे खर्च होगी, यानी पी हमें ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। तो यहां पर देख रहे हैं जो दो विद्युत बल्ब लगे हुए हैं, सबसे पहले है हम इन दोनों विद्युत बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, क्योंकि घरों की जो सप्लाई होती है वो जो है पैरेलल होती है, समांतर क्रम में होती है। तो हम यहाँ पर 1/r ज्ञात कर लेंगे। 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, वैल्यू रखेंगे तो 1/100 प्लस 1/200 हो जाएगा। हल करोगे तो एलसीएम आएगा 200, ये हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/200। तो r का मान हमें मिल जाएगा 200/3। और अब यहीं से देख लेते हैं कि अगर हम यहां पर हल करें कि तो P बराबर सूत्र क्या होता है, P बराबर वी आई है नहीं, तो आई को हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वी ये हो जाएगा V/R, आई बराबर V/R गुणे टी, मान रख दें तो V बराबर दिया गया है 200, ये भी हो जाएगा 200, टाइम दिया गया है कितना 1 घंटा, और R का मान कितना है 200/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 200 से 200 कटेगा, 2 3 600 वाट आना चाहिए, 600 वाट घंटा। तो हमारा विकल्प देख लेते हैं कौन है, बी विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, 600 वाट घंटा, 600 वाट घंटा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं, संभवतः दर्पण एवं लेंस हैं। तो चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं दोनों की फोकस दूरियां ऋणात्मक हैं, अर्थात दोनों अवतल होंगे, हमारा विकल्प डी सही होगा, दोनों अवतल, दोनों अवतल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होगा, क्या होगा वो हमें बताना है। यहां आप देख लीजिए कि मान लेते हैं कि एक ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और यहां से ये दूसरा जुड़ा हुआ है, और ये तीसरा जुड़ा हुआ है, ये ए बी सी और डी के बीच में, ये के बीच में 2 4 6, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम और ये है 6 ओम, ये बता रहा है कि जुड़े हुए हैं। जो यहां पर धारा प्रवाहित हो रही है वो 2 एम्पियर की धारा यहां से प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की धारा जा रही है, आई बराबर। अब कह रहा है कि तो इनके सिरों यानी ए बी के बीच में विभवांतर कितना होगा, बीसी में क्या होगा और सीडी में क्या होगा। तो आप एक चीज जाने कि जब प्रतिरोध सीरीज क्रम में जुड़े होते हैं, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है, सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होगी, यानी इसमें भी 2 एम्पियर की धारा जाएगी, इसमें भी जाएगी, और इसमें भी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो चूंकि हमें ज्ञात क्या करना है, विभवांतर, तो सूत्र होता है चूंकि V बराबर आई इंटू आर, आप यहीं पर मान रखते जाइए, आई बराबर 2, आर बराबर 2, 2 दूनी 4, तो पहला आएगा 4, पहले के बीच में आ जाएगा कितना 4 वोल्ट, यानी यहां पर आ जाएगा 4 वोल्ट। अब यहां पर देख लो 4 दूनी, तो यहां आ जाएगा 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, और यहां पर देखोगे 6 दूनी 12 वोल्ट आ जाएगा, दोनों के सिरों के बीच में अंतर, यानी 4 8 12। तो आप देख लीजिए पहला विकल्प हमारा सही होगा, पॉइंट ये 4 8 12 वोल्ट, ये हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स दैट ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया है। पहला दिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है वियोजन, और चौथा कह रहा है द्विविस्थापन। तो तीसरा विकल्प सही होगा, बी, ये है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है Na2CO3 का प्रचलित नाम है। Na2CO3 रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो प्रचलित नाम होता है उसी को कहा जाता है, हम धावन सोडा के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका विकल्प सी सही होगा, धावन सोडा। धावन सोडा ये इसका नाम होगा, धावन सोडा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है निम्नलिखित में से क्षार धातु है, सोडियम दिया गया है, आयरन है, मैग्नीशियम है और सोना है। तो वर्ग 1 में पाया जाता है हमारा सोडियम, इसलिए विकल्प ए सही होगा, Na। तो ये हो गया हमारे 10 सवाल। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कॉलम ए और बी दिया गया है, सही सुमेल करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन है 11, देखें एक है कॉलम ए, कॉलम ए और इधर लिखा हुआ है कॉलम बी। कॉलम बी, कॉलम ए में पहले लिखा हुआ है ए हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, और यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट एक संरचना बनी हुई है एच सी एच एच सी एच एच सी एच एच ओ एच। फिर लिखा हुआ है बी, बी है एल्कोहल, एल्कोहल, और इसी के सामने सेकंड करके लिखा हुआ है एक संरचना एच सी एच एच सी एच एच सी एच एच सी एल, ये दूसरा है। फिर सी करके दिया गया है तीसरा कीटोन, कीटोन, और कीटोन में लिखा हुआ है यहां पर थर्ड करके, इसके आगे संरचना बनी हुई है एच सी एच एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ये लिखा हुआ है। और डी करके यहीं पर दिया गया है एल्कीन, एल्कीन, और यहां पर चौथा करके एक संरचना बनी हुई है एच सी एच एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच एच और एच। अब इसमें कह रहा है कि सही सुमेल करिए कि कौन किसके साथ सही है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब है कि जब कोई हेलोजन परमाणु यहां पर जुड़ा हुआ है तो आप देख रहे हैं दूसरे में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी ये है एक हेलो एल्केन। एल्कोहल, एल्कोहल एल्कोहलिक समूह में हाइड्रोक्सी समूह होना चाहिए, ओएच समूह आप यहां देख रहे हैं, तो ये इससे सही है। कीटोन आप देख रहे हैं सीओ समूह दिया गया है, ये कीटो समूह है, तो ये सही है, और ये इसका ये सही है। तो यहां पर जो हमारा 11 का विकल्प होगा वो होगा ये का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। अर्थात ये देख ले कि उसमें दिया गया है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। आपका विकल्प ए सही होगा, ये हमारा विकल्प सही है, नोट करें इसे। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है क्षार धातुएं हैं, वर्ग 1 की धातुओं की बात कर रहा है। आप देखेंगे कि इसमें विकल्प जो बी दिया गया है यही हमारी क्षार धातुएं हैं, लिथियम दी गई है, इसी में सोडियम है और पोटेशियम है, यही हमारा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, लिखा है एल्काइन का सामान्य सूत्र है, एल्काइन,
तो आप देख रहे हैं YNE लिखा हुआ है, YNE अर्थात ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। अगर एल्केन दिया गया हो, एल्केन, तो ये होता है CnH2n+2, और अगर यही एल्कीन हो तो ये होता है CnH2n। तो हमारा इसमें विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा? सी विकल्प सही होगा, सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अब यहां ये बायोलॉजी की क्वेश्चन है। कह रहा है पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो यहां पर विकल्प ए सही होगा, जाइलम, जाइलम। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 है स्वस्थ मनुष्य में रक्तदाब, सामान्य रक्तदाब अर्थात बीपी होता है, तो इसका विकल्प सी सही होगा, 120/80। ये हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है तो छोड़ देते हैं, 17 को देखते हैं। 17 में कह रहा है मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? तो हमारा विकल्प इसका सी सही होगा, विकल्प सी, कैपिटल टी स्मॉल आर, डबल कैपिटल टी और डबल स्मॉल आर। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 18 कह रहा है द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनक होता है, तो यहां पर जो दिया गया है ये पहला हमारा विकल्प सही होगा, अमीबा, अमीबा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में दिया गया है, ये भी हमारे इसमें नहीं है, सिलेबस में हटा दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 दिया गया है जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, तो ये हमारी पॉइंट बी सही होगा, आमाशय में, आमाशय में। तो इस तरह से इस सेट के जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे 1 से लेकर के 20 तक, उन सभी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसके के आगे भाग हम अगली कक्षा में हल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।